स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रेडिस रूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा, ब्रेडिस रूल क्या होता है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो ब्रेडिस रूल है वो नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड पर एप्लीकेबल होगा, आपके जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसने कहा था कि आपके जो नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं उनमें ब्रिजेड कार्बन sp2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिएगा इसके बारे में मैं पॉइंट लिखूं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो ब्रेडिस रूल। तो ब्रेडिस रूल क्या है। तो ब्रेडिस रूल ने यही कहा था कि ब्रिज हैड कार्बन इन sp2 hybridized does not exist in non-zero bicyclo compound. Non-zero bicyclo compound अर्थात आपके जो नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ब्रिजेड कार्बन जो है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। पहले तो क्लियर कर दूं कि नॉन जीरो बाईसाइक्लो और जीरो बाईसाइक्लो का मतलब क्या है। तो जैसे मैं यहाँ से एक एग्जांपल के बारे आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे ये कंपाउंड लिया है मैंने और एक आपका ये लिया है। आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपके पास अगर इसका नोमेनक्लेचर आप लिखोगे तो इसका नोमेनक्लेचर होगा बाईसाइक्लो। टोटल इधर 2 कार्बन है, इधर 2 है, इधर बीच में कोई कार्बन नहीं है, 2 2 0 और टोटल 6 कार्बन है तो इसको एक्सेन बोलते हैं। तो आप देखो बेटा, यहाँ पर बीच में अर्थात ब्रिज हेड के बीच में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा जीरो ब्रिज हेड कार्बन, जीरो ब्रिज हेड बाय साइक्लो कंपाउंड। और बेटा ऐसे कंपाउंड पे कभी भी आपका ब्रेडिस रूल अप्लाई नहीं होता। जबकि आप जरा देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक फॉर्म ये बनाया मैंने, इसके अलावा इसके अंदर एक और फॉर्म बना देता हूँ ये वाला। अब आप देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर लिखता हूँ तो बेटा इसका नोमेनक्लेचर होगा बाईसाइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 2 1, इधर 2 है, इधर 2 है, बीच में 1 है। और टोटल कितने हो गए बेटा, तो यहाँ पर आपके पास टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब क्या हो गया बेटा, हेप्टेन। तो ये आपका हेप्टेन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास हेप्टेन है। और बेटा यहाँ पर अगर इसका नाम लिखूंगा तो इसका नाम हो जाएगा बेटा बाईसाइक्लो 2 2 2। और बेटा ये हो जाएगा आपका ऑक्टेट। इनके अंदर आप देखो बेटा, यहाँ पर भी जीरो नहीं है और यहाँ पर भी जीरो नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड, नॉन जीरो ब्रिज हेड बाय साइक्लो कंपाउंड। और बेटा ऐसे कंपाउंड पे आपका ब्रेडिस रूल अप्लाई होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन ये आया कि आपका ब्रेडिस रूल जो है वो नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड में अप्लाई होता है, और वो भी कहाँ पर, टिल 8 कार्बन इन रिंग। अगर आपके रिंग में 8 कार्बन है तब तक ही अप्लाई होगा, उसके बाद अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिंग में वहां पर बेटा क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा रिंग स्ट्रेंथ की वजह से होता है। क्यों होता है उसका रीजन मैं बता दूं। ड्यू टू स्मॉलर इन साइज रिंग, अगर आपकी स्मॉलर साइज इन रिंग होती है तो उसके अंदर एटम क्लोजर होते हैं, एटम क्लोजर टू ईच अदर। और अगर क्लोजर एक दूसरे के मतलब आपके जो एटम है वो क्लोजर होंगे एक दूसरे के, तो बेटा ऐसी कंडीशन पर वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके, तो जरा आप देखिएगा बेटा, ये कंडीशन लिया मैंने यहाँ पर पॉजिटिव हो, ये कंडीशन लिया बेटा यहाँ फ्री रेडिकल हो, ये कंडीशन लिया बेटा यहाँ डबल बॉन्ड हो। ये आपकी तीनों ही फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से आपका बेटा एक भी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू ब्रेडिस रूल, क्योंकि हाईली रिपल्सन होगा। बट अगर यही चीज ऐसे हो जाए तो बेटा अब आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, और बेटा ऐसी कंडीशन पर ये आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये होता है हमारा ब्रेडिस रूल कि आपके नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं उनमें ब्रिजेड जो कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, केवल नॉन जीरो
पर ही अप्लाई होगा, जीरो वाले पर ही अप्लाई नहीं होगा। अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो जैसे यही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिएगा अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ये सब आपके क्या है बेटा, ये सब आपके बेटा नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है, इसको बोलेंगे जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड। और अगर ये जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे फ्री रेडिकल हो डबल बॉन्ड हो, बेटा ये सभी फॉर्म आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो ये होता है हमारा ब्रेडिट फ्लूइड। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन यही हुआ है कि कंक्लूजन की बात करूँ तो आपका ब्रेडिट फ्लूइड कहाँ अप्लाई नहीं होता, तो ब्रेडिट फ्लूइड डज नॉट अप्लाई, आपका ब्रेडिट फ्लूइड डज नॉट अप्लाई। आपका ब्रेडिट फ्लूइड कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, पहला तो ये होगा नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड। अगर आपका एक तो नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बेटा वहां पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो वहां पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है बट sp3 हाइब्रिडाइज है तो बेटा वहां पर भी आपका ब्रेडिट फ्लूइड अप्लाई नहीं होगा। और थर्ड है कि अगर आपके पास नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड तो है बट उसमें कार्बन मोर देन 8 है, बट नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 8 है, तो वहां पर भी आपका ब्रेडिट फ्लूइड अप्लाई नहीं होता। इसी के साथ आपका ब्रेडिट फ्लूइड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ब्रेडिट फ्लूइड। उसके अंदर भी हमारा फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल। अर्थात सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि इंडक्टिव इफेक्ट में ब्रेडिट फ्लूइड का क्या यूज है, उसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल। क्वेश्चन है राइट डाउन अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपको इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, उसके अंदर आप देखिएगा यहाँ पर जो कार्ब कैटायन है वो आपका 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। हाँ, इससे पहले क्लियर कर दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन हो चाहे फ्री रेडिकल हो, पहले 3 डिग्री आएगा, उसके बाद 2 डिग्री आएगा और सबके लास्ट में बेटा 1 डिग्री आएगा और सबके लास्ट में आपका मिथाइल होगा। आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर आपका 1 डिग्री कार्ब कैटायन है, सेकंड में आप देखो बेटा यहाँ पर लगा हुआ तो ये आपका 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, नेक्स्ट में भी बेटा आपका 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, बट ये आपके ब्रेडिट फ्लूइड अप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो sp2 कार्बन है वो ब्रिज हेड कार्बन पर है, और हमें पता है कि ब्रिज हेड कार्बन पर आपका sp2 हाइब्रिडाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो ये होगा कि सबसे पहले आएगा 3 डिग्री, अर्थात इसको मैंने ए, इसको बी, इसको सी माना है, तो पहले आएगा बेटा बी, उसके बाद आएगा ए और सबके लास्ट में आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा, ये आपके दोनों ही कौन से कंपाउंड है बेटा, ये है आपके नॉन जीरो ब्रिजेड कार्बन, जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अगर ये जीरो ब्रिजेड बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो ऐसी कंडीशन पर बेटा यहाँ पर आपको पता है ब्रेडिट रूल नहीं लगेगा। तो इसके अंदर आप देखो इसकी इस डिग्री की बात करूँ तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, और अगर इसकी बात करूँ तो बेटा ये आपका 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, और 3 डिग्री कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से मोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा बेटा, हमारे पास यहाँ से देखें तो बेटा ये आपका 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, ये आपका 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, बट बेटा ब्रिज हेड के ऊपर है, ब्रिज हेड के ऊपर है, और ब्रिज हेड के साथ साथ में बेटा नॉन जीरो भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ब्रेडिट रूल लगेगा, और ब्रेडिट रूल के अकॉर्डिंग ये डज नॉट इन एग्जिस्ट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये आपका 1 डिग्री कार्ब कैटायन है, और नेक्स्ट वाला आपका 3 डिग्री कार्ब कैटायन है। तो बेटा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 to 1 होता है। तो सबसे पहले आपका डी आएगा 3 डिग्री, उसके बाद में आपका ए आएगा 2 डिग्री, उसके बाद में बेटा आपका सी आएगा 1 डिग्री, और सबके लास्ट में बी आएगा। आप देख लो बी में 3 डिग्री होने के बाद भी सबके लास्ट में, क्योंकि ब्रेडिट रूल के अकॉर्डिंग ये डज नॉट इन एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो बेटा, पहला जो आपको दे रखा है वो दे रखा है जीरो बाईसाइक्लो, ये आपका जीरो बाईसाइक्लो है, और जीरो बाईसाइक्लो तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ब्रेडिट रूल नहीं लगेगा। अगर ब्रेडिट रूल नहीं लगेगा तो ये आपका 3 डिग्री कार्ब कैटायन रहेगा। नेक्स्ट वाले में देखो बेटा, ये आपका हो गया 2 डिग्री कार्ब कैटायन। नेक्स्ट वाले में देखो बेटा,
ये आपके पास 3 डिग्री कार्ब कैटाइन तो है, बट बेटा ये आपका नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है, नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है। तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रेडिश टू लगेगा, और ब्रेडिश टू लगेगा तो ये डज नॉट इन एग्जिस्ट। और नेक्स्ट वाला बेटा आपके पास 1 डिग्री कार्ब कैटाइन है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन में बेटा सबसे पहले कौन सा आएगा, 3 डिग्री, अर्थात पी वाला आएगा क्योंकि ये 3 डिग्री है। उसके बाद में बेटा आपका कौन सा आएगा, क्यू, क्योंकि ये आपका 2 डिग्री है। उसके बाद में बेटा कौन सा आएगा, एस वाला 1 डिग्री है। और सबके लास्ट में कौन सा वाला, आर 3 डिग्री, जहाँ पर आपका ब्रेडिश रूल अप्लाई हो रहा है। तो जिसमें ब्रेडिश रूल लगेगा बेटा वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा आपके पास यहाँ पर ये नॉन जीरो, अर्थात ये भी आपका नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है, और यहाँ पर भी ब्रेडिश रूल लगेगा। और ब्रेडिश रूल लगेगा तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि डज नॉट एग्जिस्ट है, और डज नॉट एग्जिस्ट है तो बेटा सबसे लीस्ट स्टेबल यही होगा। सेकंड में आप देखो बेटा यहाँ पर आपके पास 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री कार्ब कैटाइन है, और हमारे पास यहाँ पर 1 डिग्री कार्ब कैटाइन है। तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले आर आएगा, आर के बाद में बेटा क्यू, और क्यू के बाद में एस, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। और सबके लास्ट में कौन सा आएगा, पी वाला, क्योंकि पी वाले पर ब्रेडिश टू लग रहा है जो कि डज नॉट इन एग्जिस्ट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन नंबर 6 को इनको अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखिएगा जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज, अर्थात यहाँ पर हमारे पास ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा, और ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा तो आपको पता है ये डज नॉट इन एग्जिस्ट, और अगर ये डज नॉट इन एग्जिस्ट है तो बेटा सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। सेकंड में आप देखो बेटा 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, इसके अंदर भी बेटा आपका ये 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, और ये वाला आपका 3 डिग्री कार्ब कैटाइन। अब आप देखो बेटा ये दोनों आपके 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, इसको आप पी मान लीजिएगा, ये क्यू, ये आर और ये एस। तो क्यू और आर दोनों आपके 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, तो इसी कंडीशन पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ देखिएगा आपका ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। हालांकि ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना, ब्रिज हेड का जो हाइड्रोजन होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। जबकि आप देखो बेटा यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बट यहाँ पर हम बोलेंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों ही ब्रिज हेड है, और दोनों ही अगर ब्रिज हेड है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, एस की। एस के बाद में किसकी होगी बेटा, क्यू की। क्यू के बाद में किसकी होगी बेटा, आर की। और सबसे लास्ट में कौन सा होगा बेटा, पी। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट अनस्टेबल कार्ब कैटाइन इज। आप बताओ इनमें से मोस्ट अनस्टेबल कार्ब कैटाइन कौन सा है। तो आप देखिएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, बट आप देखो बेटा यहाँ पर 3 डिग्री है, और 3 डिग्री के साथ साथ यहाँ ब्रेडिश रूल अप्लाई हो रहा है, और अगर ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा तो ये डज नॉट इन एग्जिस्ट, आपका ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका आंसर भी यही होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच इज इनकरेक्ट फॉर द कार्ब कैटाइन स्टेबिलिटी। आपको इनमें से कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी का इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। आप देखिएगा बेटा फर्स्ट वाले में ये आपको दे रखा है 3 डिग्री कार्ब कैटाइन, जिसके पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये दे रखा है हमारे पास बेटा बेंजाइलिक कैटाइन, और हमें पता है बेंजाइलिक कैटाइन में रेजोनेंस होता है, इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर हम बात करें, अगर अकॉर्डिंग टू नीट की बात करें तो बेटा ये रिलेशनशिप आपका राइट है, बट अगर आईआईटी के अकॉर्डिंग बात करें तो बेटा ये आपका रिलेशनशिप रॉन्ग है, क्योंकि आईआईटी के अकॉर्डिंग 3 डिग्री कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी मोर है। आ जाएगा बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में देखिएगा बेटा आपके पास यहाँ पर 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, और हमारे पास यहाँ 3 डिग्री कार्ब कैटाइन है, बट आपको पता है बेटा ये नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है, और अगर ये नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है तो यहाँ पर ब्रेडिश रूल लगेगा, और ब्रेडिश रूल के अकॉर्डिंग ये आपको पता है डज नॉट इन एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी से मोर नहीं हो सकती, तो इसका आंसर भी यही होगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका करेक्ट नहीं है। थर्ड आ जाएगा सी। सी में आप देखिएगा बेटा ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड है, और यहाँ पर आपको पता है बेटा डांसिंग रेजोनेंस भी हो रहा है। यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है बेटा, डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। तो एरोमेटिसिटी और डांसिंग रेजोनेंस में से पहले तो डांसिंग रेजोनेंस आना चाहिए,
बट बेटा एक स्पेशल केस है जहाँ पर आपको इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में मोर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बेटा 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है और पॉजिटिव चार्ज टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, अर्थात ये आपके एरोमेटिसिटी का हिस्सा भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो गिवन है ये आपका इनकरेक्ट नहीं बेटा, करेक्ट है। अब आ जाएगा डी। अगर मैं डी में बात करूं तो बेटा डी के अंदर, सॉरी ये आपका करेक्ट नहीं हुआ, इनकरेक्ट हो गया, इसकी स्टेबिलिटी मोर हो गई बेटा, तो इसका मतलब ये भी आपका राइट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं बेटा डी में, तो डी में आप देखो बेटा यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन पर है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर इन पर है, तो ये तो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। जबकि आपको पता है बेटा यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस के साथ साथ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका स्टेबिलिटी मोर है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट है। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ से बना देता हूँ करेक्ट, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने बना दिया विच इज करेक्ट फॉर द कार्ब-केटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर। बताओ इसमें से कार्ब-केटाइन की स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? तो बेटा देखो आपका ये भी इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही आएगा। बेटा आपका ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही आएगा। और अगर बेटा अकॉर्डिंग टू IIT की बात करूँ तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही आएगा, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डी, क्योंकि डी के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा। इसी के साथ आपका ये इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कैटायन और फ्री रेडिकल का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा अब हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस के अंदर ब्रेडस्टूल किस तरह से अप्लाई होगा या रेजोनेंस के अंदर ब्रेडस्टूल का क्या यूज है। तो देखिएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है विच रेजोनेंस स्टेबलाइज, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अर्थात कहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो देखिएगा बेटा सबसे फर्स्ट के अंदर अगर हम रेजोनेंस करते हैं तो अगर फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में रेजोनेंस होने के बाद हमारे पास यहाँ से जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ O पे माइनस हो जाएगा। अब आप देखो ये आपका ब्रिज हेड कार्बन क्या हो गया, sp2, और आपको पता है बेटा यहाँ पर आपका अप्लाई ब्रेडस्टूल, यहाँ पर आपका ब्रेडस्टूल अप्लाई होगा, और अगर ब्रेडस्टूल अप्लाई होगा तो यहाँ पर ये sp2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे डज नॉट इन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट में नहीं है। अगर ये एग्जिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब बेटा यहाँ नो रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस भी नहीं होगा। सेकेंड में देखो बेटा यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है बेटा ब्रेडिश रूल अप्लाई नहीं होगा। और अगर यहाँ पर आपको पता है बेटा ब्रेडिश रूल अप्लाई नहीं होगा तो आपको पता है यहाँ पर आपका रेजोनेंस पॉसिबल है, तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है जबकि फर्स्ट में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, आप बताओ इनका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप देखिएगा बेटा फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो आपका 0 बाईसाइक्लो कंपाउंड है, 0 ब्रिज हेड बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और अगर 0 ब्रिज हेड बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बेटा यहाँ पर आपका ब्रेडिश रूल नहीं लगेगा, और अगर ब्रेडिश रूल नहीं लगेगा तो बेटा आपको पता है यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा आपका, तो आपका नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा बेटा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया बेटा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। बट आप देखिएगा बेटा ये आपका नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और यहाँ पर आपका ब्रेडिश रूल लगेगा, और अगर ब्रेडिश रूल लगेगा तो बेटा यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ रेजोनेंस होगा ये आपका कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और ब्रेडिश ने ये कहा था कि ब्रिजेड कार्बन कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, आपको बताना है कि इसमें से कौन से कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो आप देखिएगा जो फर्स्ट हमारे पास गिवन है नेगेटिव सिग्मा पाई, तो बेटा फर्स्ट वाला जो आपको गिवन है इस फर्स्ट वाले के अंदर तो रेजोनेंस हो रहा है, तो फर्स्ट वाले में तो बेटा रेजोनेंस हो रहा है। सेकंड में देखो बेटा नेगेटिव सिग्मा पाई, तो बेटा सेकंड वाले में भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। बट थर्ड वाले में देखो बेटा, थर्ड वाले में आपका नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है,
क्या बोलेंगे इसको, ये हमारे पास नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और अगर ये नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बेटा यहाँ पर ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा, और जब ब्रेडिश रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा तो आपको पता है ये कार्बन आपका sp2 हो जाएगा, आपका ब्रिजेड कार्बन sp2 हो गया, और आपको पता है बेटा ऐसी कंडीशन पे डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका रेजोनेंस भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा सी। यहाँ पर तो रेजोनेंस हो जाएगा बेटा, अभी तक यह रेजोनेंस पॉसिबल है क्योंकि ये आपका क्या है, ये नॉन जीरो था, जबकि ये जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड के ऊपर ब्रेडिश रूल जो होता है वो आपका अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रेजोनेंस नॉट पॉसिबल इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, आपको बताओ इन दोनों में से कौन से स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं है। तो आप देखिएगा बेटा फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर जब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये स्ट्रक्चर होगा, या नेगेटिव, या ऑक्सीजन पे माइनस, या आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो आप देखो बेटा यहाँ पर आपका ब्रेडिश रूल अप्लाई हो रहा है, और ब्रेडिश रूल अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब डज नॉट इट एग्जिस्ट, अर्थात यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ए। बी में देखो बेटा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लोन पेयर जो है जैसे यहाँ शिफ्ट होंगे पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका ब्रेडिश रूल अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना यहाँ पर आपका जो ब्रेडिश रूल है वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ब्रिजेड पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है वो रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इन दोनों में से ए में रेजोनेंस नहीं होगा जबकि बी में रेजोनेंस होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से स्टेबिलिटी एसिड और बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको इनके अंदर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। यहाँ पे आपका ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको रिमूव करेंगे। तो देखो बेटा जब यह एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ से हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, और बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस मोर स्टेबल होना चाहिए। अगर वो कॉन्जुगेटेड बेस मोर स्टेबल है तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप देखिएगा नेगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो रहा है, बट रेजोनेंस होने के बाद यहाँ पर आपका ब्रिजेड कार्बन sp2 हो जाता है, और अगर ब्रिजेड कार्बन sp2 हो गया तो आपको पता है बेटा यहाँ पर ब्रेडिश रूल लगेगा, और ब्रेडिश रूल के अकॉर्डिंग डज नॉट इन एग्जिस्ट, अर्थात ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर इसका फॉर्मेशन भी नहीं होगा। जबकि अगर यहाँ से अगर हम H को रिमूव करते हैं तो इस H को रिमूव करने के बाद हमारे पास देखो जो नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा जो कि आप देखिएगा नेगेटिव सिग्मा पाई, अर्थात रेजोनेंस स्टेबलाइजर। ये आपका रेजोनेंस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है, तो इसका मतलब बेटा मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा तो बेटा मोर एसिडिक भी होगा। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो बेटा सेकंड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेडिश रूल लग रहा है जबकि फर्स्ट वाले में, जबकि सेकंड वाले में कोई ब्रेडिश रूल नहीं है, और सेकंड में ब्रेडिश रूल नहीं है तो यहाँ पर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, जबकि यहाँ पर आपका कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। अभी भी मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब आपको बताना है लोन पेयर लोकेलाइज। अगर आपका लोन पेयर लोकेलाइज है तो बेटा वो मोर बेसिक होगा, और अगर लोन पेयर डी लोकेलाइज है तो बेटा वो लेस बेसिक होगा। आप देखिएगा यहाँ से लोन पेयर अगर डी लोकेलाइज होते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन या नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा, जिसमें आप देखिएगा बेटा ये ब्रिजेड कार्बन आपका ब्रिजेड नाइट्रोजन है वो sp2 हो गया, और अगर ये sp2 हो गया तो आपको पता है बेटा यहाँ पर ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा, और अगर ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, डज नॉट इन एग्जिस्ट, अर्थात ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका लोन पेयर जो है वो लोकेलाइज रहेगा, अर्थात यहाँ पर आपका लोन पेयर डिलोकेलाइज नहीं है बेटा, लोकेलाइज है। जबकि आप देखिएगा इसके अंदर आपका लोन पेयर डिलोकेलाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके ब्रेडिश रूल अप्लाई नहीं होगा, और अगर ब्रेडिश रूल अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पर आपका लोन पेयर डिलोकेलाइज है। अब आप बताओ अगर सेकंड में लोन पेयर डिलोकेलाइज है तो ये मोर बेसिक होगा या लेस बेसिक होगा। तो बेटा इसका बेसिक स्ट्रेंथ लेस होगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर डिलोकेलाइज है। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो क्या है। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट का बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेडिश रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेडिश रूल से देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा घटता है।
अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको इनका स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो आप देखिएगा बेटा, पॉजिटिव और लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस हो जाएगा। सेकंड में भी देखो बेटा, इधर से भी रेजोनेंस है, इधर से भी रेजोनेंस है, तो बेटा सेकंड के अंदर टू साइड रेजोनेंस हो रहा है, और टू साइड रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका मतलब हाईली स्टेबल भी है ये। अब आप देखो थर्ड के अंदर बेटा, वैसे तो यहाँ से भी रेजोनेंस, यहाँ से भी रेजोनेंस, यहाँ से भी रेजोनेंस होना चाहिए, बट जैसे यहाँ पर रेजोनेंस होगा आपका ब्रिज हेड कार्बन, आपका यहाँ से ब्रिज हेड जो कार्बन है वो ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो जाएगा, और अगर वो sp2 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा, और अगर ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इन एग्जिस्ट, अर्थात ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, नो रेजोनेंस, यहाँ पर आपका रेजोनेंस नहीं होगा। तो अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो ये आपका स्टेबल भी नहीं होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। इसको मैंने ए मान लिया बेटा, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया बेटा, बी, अर्थात बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बी के बाद में बेटा ए की है, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, सी, क्योंकि सी में कोई रेजोनेंस नहीं है। इसी के साथ आपका रेजोनेंस का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर सी, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में एक पॉइंट है, वो आप ध्यान रखें कि आपका अगर नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है तो उनके अंदर ब्रिज हेड कार्बन का हाइड्रोजन, तो ऐसी कंडीशन पर ब्रिज हेड कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ध्यान रखना बेटा, आपके जो नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ब्रिज हेड जो कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन होता है वो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं होता। आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन इंक्लूडेड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको बताना है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड होंगे। तो आप देखो बेटा, एक हाइड्रोजन यह है, एक हाइड्रोजन यह है, और एक हाइड्रोजन यह है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो बेटा 3 है। बट इंक्लूड इन हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर इंक्लूड इन हाइपर कॉन्जुगेशन की मैं बात करूं तो बेटा ओनली 2 है, अर्थात यही 2 आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड होगा। ये वाला आपका हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड होता है तो क्या फर्क पड़ता है वो देखिएगा। जैसे ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे डबल बॉन्ड होगा आपका ये sp2 कार्बन हो गया, अर्थात हमारे पास यहाँ पर ब्रिज हेड जो कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन इन sp2 फॉर्म में है, और sp2 फॉर्म में है तो इसका मतलब ये डज नॉट इन एग्जिस्ट। अगर ये डज नॉट इन एग्जिस्ट है और डज नॉट इन एग्जिस्ट है तो इसका मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर होगा बेटा 2। 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से, विच स्ट्रक्चर शो हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो आप देखिएगा बेटा, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहाँ से हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो देखिएगा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आप देखो, ये से डबल बॉन्ड होगा, हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो गया, ब्रेडिश रूल यहाँ पर आप लगेगा, और ब्रेडिश रूल के अकॉर्डिंग ये डज नॉट इन एग्जिस्ट, अर्थात ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बेटा यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड में देखिएगा बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है बेटा, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और अभी हमने कहा था ये हाइड्रोजन आपका ब्रिज हेड हाइड्रोजन है, और ब्रिज हेड हाइड्रोजन अभी लिखा था हमने कि ब्रिज हेड हाइड्रोजन जो होता है वो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड नहीं होता।
केवल यही हाइड्रोजन आपका रेजोनेंस इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड होगा। और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड होगा तो हमारे पास यहाँ से इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, और वो भी केवल इस वाले से नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा सी स्ट्रक्चर। सी स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है बेटा, एक आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर है, इसमें दो हाइड्रोजन है। बट बेटा आपके जो बोथ हाइड्रोजन है, आपके ये दोनों ही हाइड्रोजन है वो ब्रिज हेड है, बोथ हाइड्रोजन ब्रिज हेड। आपके यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन है बेटा वो ब्रिज हेड है, और अगर दोनों हाइड्रोजन आपके ब्रिज हेड है तो हमें पता है ब्रिज हेड हाइड्रोजन डज नॉट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ध्यान रखना, डज नॉट टेक पार्ट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, ये आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं करेंगे। डज नॉट टेक पार्ट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, अर्थात ये आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं होंगे, और अगर टेक पार्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी आपका नो हाइपर कॉन्जुगेशन, अर्थात यहाँ पर भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है बेटा? बी। केवल बी में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ए और सी में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसी के साथ आपका ये हाइपर कॉन्जुगेशन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट टॉटोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, टॉटोमेरिज्म। और बेटा टॉटोमेरिज्म में भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपके जो नॉन जीरो बाइसाइक्लो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आपका ब्रिज हेड हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट ये रहेगा कि आपका जो नॉन जीरो बाइसाइक्लो जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड के अंदर ब्रिज हेड जो हाइड्रोजन है, ब्रिज हेड हाइड्रोजन जो होता है वो डज नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म, अर्थात वो टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं होता। तो देखिएगा इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड और टॉटोमेरिज्म, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करता है। तो आप देखिएगा बेटा यहाँ पर आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है। बट बेटा दोनों ही हाइड्रोजन आपके ब्रिज हेड है, तो हमारे पास है यहाँ पर बोथ हाइड्रोजन ब्रिज हेड हाइड्रोजन है। और हमें पता है बेटा ब्रिज हेड हाइड्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म, ये टॉटोमेरिज्म में टेक पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट के अंदर नॉट टॉटोमेरिज्म, फर्स्ट के अंदर आपके पास टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। सेकेंड में देखो बेटा यहाँ पर आपका ब्रिज हेड हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये है, तो बेटा ये वाला तो टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं होगा, बट ये टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड होगा क्योंकि ये आपका ब्रिज हेड नहीं है। तो जैसे ही ये टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड होगा बेटा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ से क्या फॉर्म बनेगा, ये हाइड्रोजन ब्रिज हेड वाला ऐसे रहेगा, यहाँ O पे माइनस आएगा जिस पर H लग जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा टॉटोमर में आपको बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको उठाकर ऑक्सीजन के साथ जोड़ना होता है और बॉन्ड को आगे शिफ्ट करना होता है। तो इसका मतलब आपका जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इस सेकेंड के अंदर आपके पास टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। सी में देखिएगा बेटा यहाँ पर भी आपके पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है और ये आपका ब्रिज हेड हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि बेटा ब्रिज हेड हाइड्रोजन जो होता है वो डज नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म, डज नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म, अर्थात ये टॉटोमेरिज्म का हिस्सा नहीं है। और अगर ये टॉटोमेरिज्म का हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो बताओ कौन से मतलब इनमें से कौन से कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा? तो इसका आंसर होगा बेटा बी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा बेटा विच हाइड्रोजन टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म, आपके पास यहाँ पर अल्फा और बीटा दो हाइड्रोजन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म का पार्ट है, एक बार अल्फा पर और एक बार बीटा पर। तो देखिएगा पहले अगर मैं अल्फा के साथ करता हूं तो आप जरा देखो हाइड्रोजन हमने कौन सा लिया, अल्फा वाला। अगर हम हाइड्रोजन अल्फा वाला लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा वो देखिएगा, यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा बेटा, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। अब आपको पता अगर ये डबल बॉन्ड हो गया तो ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये आपका ब्रिज हेड कार्बन है जो कि क्या है sp2 है।
और sp2 और ब्रिज कार्बन है तो इसका मतलब ये डज नॉट इन एग्जिस्ट, ये आपका हो जाएगा डज नॉट इन एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा, और ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा तो इसका मतलब बेटा नॉट टॉटोमर, तो यहाँ पर आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है उसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। बट हम करते हैं अब किसके साथ में बेटा, बीटा वाले के साथ में, एच बीटा, इस बीटा वाले के साथ में। अगर बीटा वाले के साथ में आपका जो टॉटोमेरिज्म होता है तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिएगा। तो बीटा वाले में बेटा यहां से होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका ब्रिजेड कार्बन, कोई sp2 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। और वैसे भी हमें पता है कि बेटा ब्रिजेड का हाइड्रोजन जो होता है वो कभी भी टॉटोमर्स का पार्ट नहीं होता, इसलिए अल्फा पर नहीं बीटा पर टॉटोमेरिज्म होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर ई, रिएक्शन मैकेनिज्म। और हमें पता है कि हर रिएक्शन मैकेनिज्म का आपको इंटरमीडिएट पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम इंटरमीडिएट से पता करेंगे। तो आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू E1 अर्थात डिहाइड्रेशन। आप इनको E1 या डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करो। और हम लोगों ने पहले जब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था तब कहा था डिहाइड्रेशन के अंदर आपका इंटरमीडिएट बनता है कार्ब केटाइन। तो हमें यहाँ पे कार्ब केटाइन बनाना है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन चेक करना है बेटा। तो आप देखिएगा सबसे फर्स्ट के अंदर यहाँ से जब OH ग्रुप हटेगा तो हमारे पास यहाँ से जो कार्ब केटाइन बनेगा वो कार्ब केटाइन ये होगा जिसके अंदर यहाँ पर प्लस लग जाएगा। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी हमारे पास ये वाला कार्ब केटाइन बनेगा, और थर्ड वाला जो है उसके अंदर हमारे पास ये कार्ब केटाइन बनेगा। आप देखिएगा बेटा फर्स्ट वाले के अंदर आपका ये ब्रिजेड कार्बन है जो कि sp2 हो गया, अर्थात हमारे पास यहाँ पर ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा, अर्थात यहाँ पर आपका ब्रिज हेड कार्बन जो है वो sp2 है। अगर ब्रिज हेड कार्बन sp2 है तो इसका मतलब वो डज नॉट इन एग्जिस्ट, अर्थात ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है इन दोनों में, तो बेटा ये आपका 3 डिग्री कार्ब केटाइन है और ये आपका 2 डिग्री कार्ब केटाइन है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल केटाइन कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला। ये आपका मोर स्टेबल केटाइन है, ये आपका लेस स्टेबल केटाइन है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन में बेटा इसको आप ए मान लो, इसको बी और इसको सी। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल केटाइन कौन सा होगा बेटा, बी। बी के बाद कौन सा होगा बेटा, सी। और सी के बाद में कौन सा होगा बेटा, ए। तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन है। और हम लोगों को पता है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका BCAE ही होगा, अर्थात जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। अब आ जाएगा आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या कह रहा है, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी बाई SN1। आपको इनको SN1 के ऑर्डर में अरेंज करना है। आप देखिएगा SN1 का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर भी आपका इंटरमीडिएट जो है वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन बनेगा, और यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन होगा। जो मोर स्टेबल केटाइन होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर जब हम यहाँ से Cl को हटाएंगे, और जब Cl को हटाएंगे तो हमारे पास जो कार्ब केटाइन बनेगा वो ये कार्ब केटाइन है, अर्थात यहाँ पर भी आपका ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा बेटा। और अगर ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डज नॉट इन एग्जिस्ट, अर्थात ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता, अर्थात यहाँ पर ये एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपका नो SN1, यहाँ पर SN1 नहीं होगा। जबकि जब यहाँ से आपका क्लोरीन ग्रुप हटेगा तो हमारे पास यहाँ से बेटा 2 डिग्री कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबल होगा। तो बताओ इनमें स्टेबल रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा सेकेंड की रिएक्टिविटी फर्स्ट के कंपेयर में मोर होगी। अब आ जाएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है
रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय द बीटा कीटो एसिड। ये आपको बीटा कीटो एसिड दे रखे हैं, अर्थात ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा। तो यहाँ हमें बीटा कीटो एसिड दे रखा है और डी कार्बोक्सिलेशन करना है। एक चीज मैं बता दूं बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर आपका जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्ब एनाइन बनता है। और अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन है। तो हमें यहाँ पर कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है। तो आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर मैं कार्ब एनाइन बना रहा हूँ, यहाँ से आपका ये COOH ग्रुप पूरा हट जाएगा और अगर यहाँ से COOH ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ से ये कार्ब एनाइन बनेगा। अब देखो अगर मैं इसमें रेजोनेंस करता हूँ तो रेजोनेंस के वाया ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और आपका ब्रिज एड कार्बन sp2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपका रेजोनेंस के बाद में ब्रिज एड कार्बन इन sp2 फॉर्म में, और अगर वो sp2 फॉर्म में है तो डज नॉट इन एग्जिस्ट, अर्थात वो एग्जिस्ट नहीं करेगा किसके अकॉर्डिंग, ब्रेडिश रूल। तो यहाँ पर भी आपका ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा। अगर ब्रेडिश रूल अप्लाई होगा और डज नॉट इन एग्जिस्ट है तो बेटा यहाँ से इस पर ये जो है डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आपका डी कार्बोक्सिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब आ जाओ सेकंड में, सेकंड में भी यहाँ से आपका COOH ग्रुप हटेगा। जब बेटा यहाँ से आपका COOH ग्रुप हटेगा तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा और अब की बार बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबल इंटरमीडिएट है। और अगर आपका रेजोनेंस स्टेबल इंटरमीडिएट है तो बेटा ये क्या होगा, आपका मोर रिएक्टिव भी होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन बहुत फास्ट होगा और बहुत फास्ट होगा तो ये मोर रिएक्टिव भी होगा। तो बताओ यहाँ पर आपके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर आपके रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आपको इनको एल्कीन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखिएगा एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अर्थात जो हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड होते हैं। तो आप जरा देखो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये आपका नॉन जीरो, अर्थात जीरो सॉरी, ये आपका जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है, जबकि ये वाला आपका नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है। ये आपका नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है, जबकि ये जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड है। यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 + 2, यहाँ पर बेटा 4 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि आप देखो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, तो अगर आपका यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पर है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। बट आपको पता है बेटा ब्रिज एड कार्बन पर sp2 पॉसिबल नहीं है, तो आपका ये फॉर्म तो ऑलरेडी डज नॉट इन एग्जिस्ट, डज नॉट इन एग्जिस्ट, अर्थात ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेडिश रूल अप्लाई हो रहा है। तो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा होगी। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी के साथ बेटा आपका ब्रेडिश रूल का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको हर क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट और सभी ऑर्गेनिक के ब्रेडिश रूल की एप्लीकेशन को एक जगह रखा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।